Good morning, class 8. This is Divya Jyoti Srivastav, and today we are going to start the second chapter of geography, which is natural resources, land, soil, and water. In this chapter, we will study about natural resources which we obtain from nature. नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऐसे संसाधनों के बारे में जो हमें प्रकृति से मिलती है. लैंड, सॉयल एंड वाटर यानी भूमि, मृदा यानी मिट्टी और पानी अथवा जल. स्टार्ट करते हैं. Natural resources are very important for economic development, but the distribution of these resources in world is highly uneven. Land, soil, water, vegetation, animal are everywhere, while mineral and energy resources are concentrated in few regions only. देखिए, हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर हमें लैंड ना मिले, हमें सॉयल ना मिले, वाटर ना मिले, तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है. ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड, वाटर और सॉयल के अलावा वेजिटेशन भी आता है. ठीक है, हमारे जो प्लांट्स, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स भी आते हैं और मिनरल्स भी आते हैं. तो हम जानते हैं कि लैंड, सॉयल, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल आर फाउंड एवरीवेयर. ये चीज़ें हमको हर जगह मिलती हैं. लेकिन मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ ही रीजन्स में आपको मिलेंगे, आपको हर जगह नहीं मिलेंगे. एक एक करके पढ़ते हैं. लैंड, सबसे पहले लैंड के बारे में पढ़ते हैं. लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज ह्यूमन बीइंग लिव ऑन इट. आपको पता है लैंड के बारे में बहुत अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है. लैंड मतलब भूमि, जहाँ आप रहते हो. अगर लैंड नहीं रहेगा तो वेयर यू विल लिव, आप रहोगे कहाँ? आसमान में हम नहीं उड़ सकते ना. ठीक है, तो लैंड हमारे रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? आपको पता है कि रेलवे लाइंस, रोड्स, जितनी भी चीज़ें बनी हैं सब लैंड पर ही बनी हैं. अगर लैंड ना रहे तो हम घर कहाँ बनाएंगे, या फिर ट्रेन्स कहाँ चलेंगी, जितने भी व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो कहाँ वर्क करेंगे. ठीक है, तो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, माउंटेन देखते हैं. माउंटेन आर द हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. माउंटेन मतलब पहाड़ियाँ जो होती हैं. ऑल मेजर कॉन्टिनेंट हैव सम स्पेक्टेक्युलर माउंटेन रेंजेस. दीज माउंटेन हैव मोस्ट यूजफुल फॉरेस्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. देखिए, माउंटेन्स में जो होते हैं बहुत तरह की वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है. बहुत तरह के आपको पेड़, बहुत तरह के पौधे मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी इसके बीच में मिलेंगी. जंगल बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब बहुत बड़ी तादाद में जंगल माउंटेन्स पे मिलते हैं. ठीक है. The Great Dividing Range is the main range, while in Africa the Atlas Mountain in the northwest and Drakensberg in the southeast. देखिए, 3 माउंटेन के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं. पहला है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि अफ्रीका में है, एटलस जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, एंड डार्कन्सबर्ग जो कि साउथ ईस्ट में है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्लेटोज. प्लेटोज क्या हैं? दे आर द रेज्ड ब्लॉक ऑफ वास्ट लैंड विथ फ्लैट सर्फेसेज. मैं आपको मतलब बताती हूँ प्लेटोज किन्हें कहते हैं. प्लेटोज का मतलब टेबल लाइक स्ट्रक्चर. टेबल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब नीचे, जैसे टेबल के बॉटम पे आ जाओ. ठीक है, ये हमारा एक टेबल है, तो टेबल ऐसे स्टार्ट हुआ, ये उसका सरफेस होता है. ठीक है, उसके बाद फिर टेबल नीचे की तरफ. ठीक है, मतलब ये टेबल के पैर, ऊपर उसका सरफेस और फिर नीचे की तरफ. उसी तरह से प्लेटोज होते हैं, नीचे से शुरू होंगे, ऊपर उठेंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे. ठीक है, तो यही होते हैं प्लेटोज. मोस्ट ऑफ द प्लेटोज ऑफ द वर्ल्ड आर रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज. देखिए, अधिकतर जो प्लेटोज होते हैं वो वहाँ पर मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी जंगल बहुत अच्छे पाए जाते हैं. ठीक है. Many of the world's high plateaus are either deserts or suitable for cattle grazing. देखिए, जो प्लेटोज होते हैं कैटल ग्रेजिंग के लिए यानी गायों के चरने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. एग्जाम्पल, ब्राज़ीलियन प्लेटो इज़ नोन फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन. फिगर दिख रहा है आपको ब्राज़ीलियन प्लेटो का. यहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन की जाती है, यहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है. अब आते हैं प्लेन्स पर. प्लेन्स आर low altitude fertile stretches and are very conducive to habitation. प्लेन्स जहाँ पर हम रहते हैं
यहाँ पर उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही कंड्यूसिव हैबिटेट पाया जाता है, ऐसा हैबिटेट जहाँ पर मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग सर्वाइव करते हैं, ठीक है। हम जो भी प्लांट चाहें, जो भी ट्री चाहें उसको लगा सकते हैं। दे प्रोवाइड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। आपको पता है कि प्लेन्स जो हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं रहने के लिए या कल्टीवेशन, कृषि करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिया पे आते हैं, इंडिया के बारे में जानते हैं। दिस इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहाँ पे है? एशिया के साउदर्न पार्ट में है। इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशियन कंटिनेंट बाय माइटली हिमालयाज। They are situated in the northern parts of India and extended from Jammu and Kashmir to अरुणाचल प्रदेश। ये जो सब कॉन्टिनेंट है वो जम्मू और कश्मीर तक फैला हुआ है और फिर वहाँ से कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एल्टीट्यूड द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू शिवालिक, मिडिल हिमालयाज एंड ग्रेट हिमालयाज। देखिए जो हिमालय पर्वत है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला शिवलिक, दूसरा मिडिल हिमालय और तीसरा ग्रेटर हिमालय। द काराकोरम माउंटेन रेंजेस विद द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट K2। माउंट K2 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। उसके बाद पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया इज लार्जली कवर्ड विथ प्लेटो। इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट होता है, पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला ऐसा पार्ट जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। द पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया इज लार्जली कवर्ड विद प्लेटो। जो पेनिनसुला पार्ट है वो प्लेटो से घिरा हुआ है। दिस पेनिनसुला प्लेटो इज द ओल्डेस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया। इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए ये जो प्लेटोज हैं वो किसके बने हुए हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक, ये दोनों एक तरह के पत्थर हैं, ठीक है। तो इन दोनों पत्थरों से बने हुए हैं, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड मालवा प्लेटो। इसके नॉर्दर्न पार्ट को मालवा प्लेटो कहते हैं और ये कहाँ तक जाता है? छोटा नागपुर प्लेटो तक जाता है, ठीक है। अब आते हैं लैंड यूज़ पर। तो लैंड हम क्यों यूज़ करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं बताइए, क्या क्या रीजंस होते हैं? हम लैंड क्यों यूज़ करते हैं? रहने के लिए यूज़ करते हैं, ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, हाउसेज, रोड्स, ये सब बनाने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? The land use pattern of a country depends on a number of factors like topography, soil, climate, availability of water and mineral sources। देखिए हर जगह की लैंड हम उतनी यूज़ नहीं करते हैं। हम कैसी लैंड यूज़ करते हैं? जहाँ पे कल्टीवेशन अच्छी हो पाए ना, जहाँ की सॉयल फर्टाइल हो, ठीक है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, जहाँ का वेदर अच्छा हो, पानी की मतलब पानी अवेलेबल हो, वहाँ पानी उपलब्ध हो, पानी की उपलब्धि में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। या फिर हम रहने के लिए घर कहाँ बनाते हैं? जहाँ पे हमको सारी सुविधाएं मिल सकें, ठीक है। तो सारा लैंड हम यूज़ नहीं करते हैं। लैंड यूज़ करने के लिए भी क्या हम कुछ क्वालिटीज़ चाहते हैं, ठीक है। अ कंट्री मस्ट possesses 33% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट। देखिए अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट के बारे में सोचा जाए, एक अच्छे इन्वायरमेंट के बारे में सोचा जाए तो 33% क्या होना चाहिए? एक देश का 33% लैंड जो होता है वो जंगल के लिए होना चाहिए, उसमें जंगल होना चाहिए, ठीक है। सॉइल रिसोर्सेज देखते हैं। द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट सपोर्ट्स ऑल वेजिटेशन इज नोन एज सॉयल, ठीक है। द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह जो पतली होती है, क्रस्ट की, अर्थ क्रस्ट की सबसे पतली सतह, ऊपरी सतह जो सारे वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, उसे हम कहते हैं सॉयल, ठीक है। सॉयल रिसोर्स कैसे है? जाहिर सी बात है अगर सॉयल नहीं रहेगा तो कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। अगर एग्रीकल्चर नहीं रहेगा तो फिर हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा, और अगर भोजन नहीं मिलेगा तो फिर जीवन संभव
जीवन संभव नहीं है, ठीक है। सॉइल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इनटू 2 मेन जोनल ग्रुप। देखिए सॉइल को 2 जोन के ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है पेडाल्फर और दूसरा है पेडिकल्स, ठीक है। पहले पेडाल्फर देखते हैं, पेडाल्फर क्या होता है। पेडाल्फर्स आर द सॉइल टाइप्स ऑफ फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ हाई लैटिट्यूड। देखिए पेडाल्फर्स वो होते हैं, पेडाल्फर्स ऐसी मिट्टियाँ होती हैं जो हाई लैटिट्यूड की जगहों पे पाया जाता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता है, ठीक है। तो जो हाई लैटिट्यूड्स में पाई जाती हैं मिट्टियाँ, उनको हम पेडाल्फर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पेडासोलिक सॉइल क्या होता है। पेडोसोलिक सॉइल इज ऑफ एश ग्रे कलर एंड फाउंड इन हाई लैटिट्यूड कॉनिफेरस रीजन। पेडोसोलिक जो होता है वो कुछ ग्रे कलर की मिट्टी होती है और कॉनिफेरस रीजन्स में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन पेडोसोलिक सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड इन मिड लैटिट्यूड डेसिडस फॉरेस्ट एरिया ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए। इट इज़ हाईली फर्टाइल। जो ग्रे ब्राउन सॉइल होती है, पेडोसोलिक सॉइल होती है, वो कहाँ पाई जाती है? यूरोप में और यूएसए में पाई जाती है और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। रेड एंड येलो पेडाल्फर, दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन लो लैटिट्यूड एरियाज। लीचिंग इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस सॉइल, ठीक है। देखिए ये लो लैटिट्यूड एरिया में पाई जाती हैं और लीचिंग इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब लीचिंग क्या होता है? लीचिंग मतलब कि जब सॉइल से, ठीक है, उसके मिनरल्स बह जाएं, उसके न्यूट्रिएंट्स बह जाएं, ऊपर ही उसका जो टॉप सॉइल होता है वो बह जाए, तो उसी को लीचिंग कहते हैं, ठीक है। पेडिकल्स देखिए, पेडिकल्स आर दोज सॉइल विच आर फाउंड इन एरिड, सम एरिड एंड सब ह्यूमिड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। पेडिकल्स वो सॉइल होते हैं जो एरिड रीजन में पाए जाएं या सेमी एरिड एरियाज में पाए जाएं या सब ह्यूमिड एरियाज में पाए जाएं, ठीक है। चरनोजम सॉइल, दिस इज ब्लैक सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड इज़ वेरी फर्टाइल। इट इज़ फाउंड इन स्टीपी लैंड। चरनोजम जो सॉइल होती है वो काली मिट्टी होती है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसके बाद प्रेरी सॉइल, दिस इज़ फाउंड ऑन द प्रेरी लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ ऑल्सो अ फर्टाइल सॉइल। प्रेरी सॉइल अमेरिका में पाई जाती है और ये भी उपजाऊ मिट्टी होती है। सैंडी सॉइल, दिस इज़ अ डिज़र्ट सॉइल एंड ग्रे इन कलर। सैंडी सॉइल रेगिस्तानों में पाई जाती है और ग्रे कलर की होती है। इट इज़ फाउंड इन हॉट डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और ये विश्व के गर्म क्षेत्र में पाई जाती है। माउंटेन सॉइल, दिस सॉइल इज़ नॉर्मली फाउंड इन हाईलैंड्स लाइक द रॉकीज, एंडीज एंड हिमालयन माउंटेन। माउंटेन सॉइल पहाड़ियों पे पाई जाती है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, और ये अनडेवलप्ड सॉइल है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अब देखते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया। अब थोड़ा इंडिया के सॉइल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है एलुवियल सॉइल। दिस इज़ वेरी फर्टाइल एंड सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। देखिए जो एलुवियल सॉइल होता है बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, और ये मिट्टी नॉर्दर्न प्लेन्स और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स पे पाई जाती हैं। उसके बाद काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन ब्लैक सॉइल, ठीक है, मतलब इसको कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये कॉटन यानी कि सूती उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। इसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, इसको कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, और इसको एक और नाम है इसका, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ओके। लैटराइट सॉइल, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन पैचेस ऑफ द मेघालय प्लेटो एंड वेस्टर्न घाट वेयर रेनफॉल इज़ हैवी। देखिए लैटराइट सॉइल जो होती है वो ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे रेनफॉल मतलब बारिश क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है लैटराइट सॉइल की। उसके बाद रेड सॉइल। रेड सॉइल देखिए, रेड सॉइल जो होती है वो लाल कलर की होती है, रेड से आपको पता चल रहा है लाल कलर, ठीक है, लेकिन ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, ओके। माउंटेन सॉइल जो होती है वो माउंटेन्स में पाई जाती है, मतलब हिमालयाज में पाई जाती है, ठीक है। सॉइल इरोजन जानते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? देखिए
डिप्लेशन एंड इरोजन आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल। देखिए मिट्टियों की दो प्रॉब्लम होती है, पहला तो डिप्लेशन और दूसरा इरोजन, ठीक है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स रोब्स द सॉइल ऑफ इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन एवरी ईयर द सॉइल में गेट डिफिशियंट इन सम न्यूट्रिएंट। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं। मान लो कि आप किसी खेत में गेहूं लगाते हो, ठीक है। अब गेहूं ने मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स सोख लिए, ठीक है। अब गेहूं जब आप काट लेते हो उसके बाद आप फिर गेहूं लगा देते हो, ठीक है ना। तो आखिर वही न्यूट्रिएंट जो पहले वाले गेहूं ने लिए होंगे वही न्यूट्रिएंट तो दूसरे वाले गेहूं को भी चाहिए होंगे ना। लेकिन जो मिट्टी का न्यूट्रिएंट है वो तो पहले ही गेहूं वाला सोख चुका है, तो दूसरे को तो कुछ नहीं मिलेगा ना, और नहीं मिलेगा तो प्लांट अच्छी नहीं होगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, खराब हो जाएगी, है ना। उसके बाद देखिए फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन। कुछ फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं जो सॉइल इरोजन का कारण बनते हैं। वो क्या क्या हैं? फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, बारिश और हवा, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स हैं। ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। देखिए बहुत अधिक पेड़ों को काटने से, ठीक है, या बहुत अधिक चरने की वजह से जब जानवर चर लेते हैं तो भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। अब देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन। तो देखिए सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन हम कर सकते हैं फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम करके, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम करके, ठीक है। इरिगेशन के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको सही करके, गलत तरीके से इरिगेशन यानी सिंचाई ना की जाए, ठीक है। ग्रेजिंग जो है ओवर ग्रेजिंग ना होने दिया जाए, या फिर एफॉरेस्टेशन की प्रोसेस की जाए, पेड़ लगाए जाएँ, ठीक है। ग्रेजिंग कंट्रोल मैनेज करके ग्रेजिंग की जाए। और उसके बाद भी कुछ आपको तरीके दिए हैं जिस तरह से अगर एग्रीकल्चर किया जाए, अगर कल्टीवेशन किया जाए तो क्या होगा, सॉइल कंजर्व हो सकता है। जैसे पहला दिया है कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है? इन दिस मेथड द फार्मर्स प्लो अलोंग अ स्लोप रदर देन अप एंड डाउन द स्लोप, इट रिड्यूसेस इरोजन। देखिए ये क्या करते हैं, स्लोप बनाते हैं। स्लोप का मतलब ऐसा पार्ट, ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे तक स्लोप बनाते हैं और उसमें कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, ये देखो, ये कॉन्टर प्लोइंग का फिगर है। ये ऊपर से स्टार्ट किया और स्लोप बनाते बनाते नीचे तक किया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। उसके बाद टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का भी फिगर आपको दिख रहा है। दिस इज अ प्रोसेस इन विच हिल स्लोप्स आर यूज्ड एज कल्टिवेबल लैंड्स, ठीक है। द फार्मर कट टेरेसेज इनटू स्लोप टू क्रिएट फ्लैट एरियाज टू ग्रो क्रॉप बिकॉज फ्लैट लैंड इज स्कार्स इन हिली एरियाज। देखिए अब क्या होता है ना, पहाड़ी वाले क्षेत्रों पे आपको सरफेस तो मिलेगा नहीं, प्लेन मिलेगा नहीं, ठीक है, वहाँ तो पहाड़ियाँ हैं ना, तो इस तरह से वहाँ पे फ्लैट लैंड नहीं मिलता, तो इस तरह से हिली स्लोप्स का यूज़ करके वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। अब देखते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? This is a practice in which different crops are grown in systematic succession. Crop rotation adds nutrient to the soil. It also help in pest control. Crop rotation क्या होता है? जब एक ही जगह पर, ठीक है, एक ही फील्ड में कई तरह के क्रॉप्स उगाए जाएं तो क्रॉप रोटेशन कहलाता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन एड्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। क्रॉप रोटेशन सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड करने का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक देखते हैं वाटर रिसोर्सेज। 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। आपको पता है कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर, स्ट्रीम, लेक एंड पॉन्ड्स। और पृथ्वी पे पानी नदियों, धाराओं और झीलों, ठीक है, और तालाबों के फॉर्म में पाया जाता है। द सलाइन वाटर इन द ओशन हैज़ टू बी ट्रीटेड बिफोर इट इज़ फिट फॉर कंजम्पशन। और जो खारा पानी समुद्रों में पाया जाता है उसको पीने से पहले क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है उसकी, क्योंकि आप उतना खारा पानी तो नहीं पी सकते ना। वाटर इज़ एन इनडिस्पेंसिबल रिसोर्स बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ आर डिपेंडेंट ऑन इट।
अब देखिए, वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी लाइफ फॉर्म हो, चाहे एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, हम ह्यूमंस हों, हम किस पे टिके हैं? पानी पर ही टिके हैं। फ्रेश वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। आपको पता है कि जो फ्रेश वाटर होता है, ताज़ा पानी जो होता है, वो कृषि में भी काम आता है। हमारे पीने के लिए भी, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी हम वही यूज़ करते हैं। Some places get heavy rainfall while other remain deficient. In areas of heavy rainfall, water seepage creates a good reserve of underground water, which is another source of fresh water. देखिए, आपको पता है कि बारिश कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, ठीक है। तो बारिश जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे पानी, ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड के नीचे ज़्यादा इकट्ठा होता है, ठीक है। और वो भी क्या है? एक फ्रेश वाटर का रिसोर्स है ना, उससे भी क्या मिलता है? फ्रेश वाटर मिलता है। अब देखते हैं कि पानी का यूज़ और क्या क्या है। चलो, हमने पी लिया, ठीक है, प्लांटिंग कर ली, एग्रीकल्चर कर लिया, उसके अलावा देखते हैं इरिगेशन, सिंचाई करते हैं ना हम, पौधों में, खेतों में सिंचाई करते हैं, सिंचाई में काम आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है, ठीक है। नेविगेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ लार्ज रिवर अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विच मेक्स फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी insufficient in many regions. After independence, the government undertook many multi-purpose projects to make water easily available for farming and other activities. देखिए, क्या होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद, सरकार ने कई सारे ऐसे कंपेन्स किए, ठीक है, या ऐसी कोशिशें की, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए जिससे पानी क्या हो सके, आसानी से अवेलेबल हो सके, हर जगह पे अवेलेबल हो सकते। लेकिन आपको पता है कि गुजरात और राजस्थान दो ऐसी जगहें हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे पानी की थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें पानी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना यूज़ हो आप उतना तो यूज़ करोगे, बस मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई इशू हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।